अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पूसा दिल्ली में आयोजित कृषि मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। लीची के बाग में फल बनने के बाद हानि पहुंचाने वाले कीटों का कैसे करें नियंत्रण। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। किसान भाइयों, जैसा कि आपने कल के अन्नदाता कार्यक्रम में पूसा दिल्ली में आयोजित किसान मेले में कृषि से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों के बारे में जाना, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रुक करते हैं इस कृषि मेले की ओर और जानते हैं कि ये मेला किसानों के लिए किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र रहा। ग्रेनुल एप्लीकेटर है, ये भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान यूरिया खाद का प्रयोग हाथ से छिड़क के करते हैं, लेकिन अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वो एक जैसे इसमें कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए इस तरह से लगा के और इसमें यूरिया भर लेते हैं और इसको छिड़केंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर और इकसार एक समान यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं, कुछ दानेदार खरपतवार नाशी हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, दानेदार कीटनाशी हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये किसान स्वयं अपने स्तर पर कोई कपड़े से या पाइप की नली लेकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी दानेदार वस्तु है वो भर लेते हैं, यूरिया भी भर सकते हैं, तो हाथ से यूरिया छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम लागत के जो उपकरण भी संस्थान में इंजीनियरिंग डिवीज़न में तैयार किए गए हैं, ये चूहा नियंत्रण के लिए है। इस प्रकार का जो इसमें ब्रो स्मोकर है, इसके अंदर कोई घास फूस डाल के और धुआं कर देते हैं। ये धुआं इसके अंदर बिल के अंदर जाएगा, बिल के अंदर ये पाइप लगा देते हैं, तो बिल के अंदर जो चूहे होते हैं उनको धुआं मिलेगा तो वो दम घुट के वो चूहे वहीं ख़त्म हो जाएंगे। ये कम लागत का उपाय है। ये जो हमारा टेलीफोन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं 040-240-15347 040-240-15347। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं 0897877787010 0897877787010। थैंक यू। किसान भाइयों, इस मेले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रही, जो प्रस्तुत है इस विशेष अंश में। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी और साइंस है। उसमें बिना मिट्टी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स को हम सीधा पानी में ही ग्रो करते हैं और वाटर सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स, वो फर्टिलाइज़र हम पानी में डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं। सो हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सारे लीफी वेजिटेबल्स, वो पालक वगैरह लीफी ग्रीन्स को हम ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हम चिली, कैप्सिकम, कुकुम्बर, मेलन, ऐसा बहुत सारे क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं इसमें। ये पॉली हाउस के अंदर प्रैक्टिस करना है
अगर हम हॉट क्लाइमेट्स में होंगे तो फैन एंड कूल पैड या जैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम प्लांट्स, इंग्लिश वेजिटेबल्स, ऐसे एक्जॉटिक प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। मेले में आए किसान भाइयों ने क्या देखा और उन्हें क्या नवीनतम जानकारियां प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। ये जो कृषि उन्नति जो मेला 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया है यहाँ दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी का जैसे फसल ये बीमा है और ये इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसके साथ साथ मशीनें यहाँ पे, कुछ मशीनें तो यहाँ पे पहली बार देखने को मिली है और मेलों के वनस्पति यहाँ पे अच्छा मतलब ज़्यादा मशीनें आई हैं। मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। गाँव मेरा सुनारियों है और युवराज सिंह मेरे घर ही पैदा हुआ है। उसकी माता और पिता दोनों मेरे पास हैं। इसकी माता ने 17 बच्चे अब तक दे चुकी है और 18वें बार वो प्रेग्नेंट है। और इसकी मदर की जो मिल्क यील्ड है वो पीक यील्ड 26 किलो 400 ग्राम में हरियाणा सरकार में मतलब रिकॉर्ड है। और इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो 1 साल की उम्र में लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए तक सेल हो जाते हैं। और उनकी दूध देने की जो क्षमता है वो 14 लीटर से 19 लीटर तक है। तो मुर्रा नस्ल का है और ये आज तक मतलब इंडिया के 14 मेलों में चैंपियन रह चुका है। और मैं हर किसानों से यह अपील करता हूँ कि वो भी अपने घर अच्छे युवराज जैसे मतलब बुल के सीमन यूज करके अच्छी भैंस से और जोटे तैयार करें, जिससे अपना भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। यहाँ पर मतलब पूरे देश के सब आए हुए लोग हैं। मतलब हर चीज़ देखने हमको मिली। हमने यहाँ पर क्या उसका गेहूं का देखा, गन्ने का भी हमने उसमें देखा और क्या कहते हैं मशरूम भी हमने देखा। यहाँ पे भैंसा है बड़ा वाला, उसको भी हमने देखा। कई वर्षों से पूछे के मेले में आता हूँ और इस ट्रैप को लगाने की इस नुमाइश से ही मुझे जानकारी मिली थी। हम आम और अमरूद के बगीचों में इस ट्रैप का प्रयोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। क्षेत्र में ही नहीं, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे किसान, और बहुत सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी है। जो बरसात से अन्य दवाएं धुल जाती हैं, ये दवा धुलती नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, और कीटों पर जब हमारा केमिकल जाता है, जब कीट मरता है, इसमें खास बात यह है कि कीट खुद मरने इसके पास आता है। जी, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लीची का बाग लगाया है, उनके वृक्षों पर इस समय फल बन चुके हैं। साथ ही साथ इस अवस्था पर कुछ कीट लीची के बाग को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और अगर हमारे किसान भाई समय रहते इन कीटों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो आगे चलकर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस समस्या से निजात पाने के लिए कब और कैसे करें इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। किसान भाइयों, लीची में इस समय बहुत से किसान भाइयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि फूल जो है वो बहुत पहले आ गया, फरवरी के महीने में ही फूल आ गया था और कुछ दिनों में पाया गया कि फूल पूरी तरह झड़ गया है बिना किसी फल को बनाए हुए। तो किसान भाइयों, ये सब मौसम की वजह से हुआ था। तापमान में अचानक वृद्धि और थोड़ा सा सूखापन, जिसकी वजह से जल्दी फूल आ गया था कहीं कहीं पर और वो फूल बिना फल बैठाए ही झड़ गया। लेकिन जहाँ पर 15 दिन बाद फूल आया है, सही समय पर फूल आया है, वो अभी अच्छी अवस्था में है। और आप इस समय अगर अपने बाग में नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे
कि लीची का जो फल है वो लग चुका है और काफ़ी अच्छी अवस्था में लगा हुआ है। तो अभी आपने क्या क्या प्रबंध नीतियाँ अपनानी है, इस बात का ख्याल रखें कि सूखापन हमारे जो वातावरण में है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तापमान बहुत बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो है अपने बागों में सिंचाई की व्यवस्था कर दें, विशेषकर थालों के आसपास पानी समुचित अवस्था में होना चाहिए। आप लोगों ने अगर यूरिया या पोटाश नहीं डाला है पेड़ की उम्र के हिसाब से, वो भी आप सिंचाई के बाद या पहले डाल सकते हैं। ध्यान रखें जब भी कोई अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो पानी सिंचित अवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि जो पौधा है उसको आसानी से ले सके। तो ये तो एक बात हुई। बहुत सी जगह से बहुत किसान भाइयों ने पूछा है कि आम का फुदका जो है वो लीची के फूलों को झड़ा दे रहा है और उस पर चिपचिपा पदार्थ भी दिख रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप सभी के लिए ये है कि अभी तक हमने आम के फुदके को लीची पर नहीं देखा गया है, कहीं नहीं पाया गया है। ये हो सकता है कि वो छाया की वजह से लीची के पेड़ पर आके बैठा हो, क्योंकि आम का फुदका सिर्फ आम में ही प्रजनन कर सकता है और वहीं से उन्हीं फूलों का और पत्तियों का रस चू सकता है, लीची में नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि जो चेपा आप दिखाई दे रहा है, जो चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से होगा क्योंकि आसपास कहीं आम का पेड़ होगा, उस पे फुदके की संख्या ज़्यादा होगी और हवा की वजह से आपको वो जो है चिपचिपा पदार्थ अपने लीची के पेड़ों की पत्तियों पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, इस समय फल लग चुका है, जिन लोगों के यहाँ पर लीची फल भेदक की समस्या आती है। लीची के बाग को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से एक है फल भेदक कीट। यह कीट लीची के फलों में छेद बनाकर अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है और आगे चलकर किसानों को कम फलत से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो हमारे किसान भाई कब करें इस कीट का नियंत्रण? अभी फल लग चुका है और अभी छोटा दाने के बराबर है, तो आप देखें क्या आसपास आपको कुछ फल नीचे गिरे झड़े दिखाई देंगे? क्या उसमें कुछ सड़न दिखाई दे रही है? क्या कहीं जाले की तरह की अवस्था दिखाई दे रही है? और अगर आपको लग रहा है कि फल में सूड़ी होने की संभावना है या कोई अंड दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से निरीक्षण करिएगा, तो आपको दवा डालने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो आप इंतज़ार कीजिए, अभी दवा की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। जब फल अच्छे से लग जाए, बड़ा हो जाए और अगर उसका रंग बदल रहा है, हरे रंग से लाल रंग में लीची का फल आ गया है, तो उस समय आपको 1 हफ्ते के अंतराल पर छिड़काव करना है लीची फल भेदक के लिए, क्योंकि वो जो है आपके फल को अंदर से खाता है और सूड़ी जो है वो अक्सर आपके लिए मार्केट की समस्या है वो क्रिएट कर सकती है। तो आपको करना ये है कि जैसे ही लीची का रंग बदले हरे से लाल, तो आप 2 दवाइयों का नाम नोट कर लीजिए। एक तो है इंडोस्काकार, आप आधा ml ले लें 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर इंडोस्काकार ले सकते हैं या फिर स्पाइनोसेट भी आप ले सकते हैं। ये 2 दवाएं हैं। तो 1 हफ्ते के अंतराल पे 2 छिड़काव आप कर लें। अगर आपको लग रहा है कि अभी उसके आने की समस्या है, अभी आपके फल जो है नीचे झड़ रहे हैं, उसमें सूड़ी हो सकती है, तो ये आप अभी भी कर सकते हैं। दूसरा, आप साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास इस बात का ख्याल रखें। जिन किसान भाइयों के बागों में अष्टपदी यानी जो लीची माइट है उसकी ये है। लीची के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों में से एक है अष्टपदी माइट, और इस कीट का प्रयोग जिस बाग में हुआ होगा तो आप यह समझ लीजिए कि लीची के प्रभावित शाखाओं पर ना तो बौर आया होगा, और जब बौर नहीं आया होगा तो निश्चित रूप से उस पौधे पर फल भी नहीं बन पाएगा। यदि आप इस कीट का उचित समय पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह आगे चलकर फल बाग को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे किसान भाई इस कीट को पहचान कर किस तरह करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो उसमें पत्तियां जो हैं घुंघराली होनी शुरू हो जाती हैं, भूरी सी होनी शुरू हो जाती हैं, और आप उन्हें छू के देखें तो वो थोड़ी सी आपको चिकनी सतह वाली दिखाई देती है। अगर इस तरह की दिखाई दे रही है तो अष्टपदी है। तो अष्टपदी जहाँ पर होगी उसमें फूल नहीं आए होंगे। फूल अगर आप ही किया होगा तो भूरा हो गया होगा, ऐसा लगेगा जैसे दूर से जला हुआ प्रतीत होगा, और अगर फल भी लग रहा होगा तो फल भी भूरे रंग का जला हुआ प्रतीत होगा। तो उन हिस्सों को आप तुरंत ही काट दें और जला के नष्ट कर दें। तुरंत ही, ऐसा नहीं कि 1 दिन का इंतजार करेंगे, तुरंत ही आपको उन्हें जला के नष्ट कर देना है। और नष्ट करने के साथ ही आप जो है फल वाली अवस्था में तो नहीं, जब फलों की तुड़ाई आप कर लें तो उसके बाद में डाइकोफॉल नाम की एक दवा आती है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आप जो है उसको इस्तेमाल करेंगे 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। अगर ये दवा नहीं मिलती है और आपने फलों की तुड़ाई कर ली है और उसके बाद आपने काट छाँट करनी शुरू की है और उन्हें जलाया है, तो उस टाइम पर आप डाइमेथ्योएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। अगर अष्टपदी रहती है आपके यहाँ, माइट यानी रहती है बराबर, तो एक तो आप तुड़ाई के बाद उसका छिड़काव करें, दूसरा
आप जनवरी के महीने में भी करें। जनवरी के महीने में भी ये माइट दिखाई देती है तो उस बात का ख्याल रखेगा कि एक तो आपको जून में कर लें, दूसरा आप जो है सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं अगर देखें कि अष्टपदी दिख रही है, और तीसरा जो है जनवरी में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी लीची में इस समय कोई भी वैसी विशेष समस्या नहीं। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित मौसम साफ, तापमानों में वृद्धि एवं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम से तेज गति की हवा बहने के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की पकी फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य इस सप्ताह व्यापक स्तर पर करें। गत सप्ताह के मौसम में लगभग सभी अवस्थाओं की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः ऐसी पकी फसल की तेज धार वाली हंसिया की सहायता से कटाई करें। कटाई सुबह के समय करें तथा छोटे छोटे बंडल बनाकर कटे लाख को 1-2 दिनों तक खेत में सूखने दें तथा खलिहान में एकत्र कर थ्रेसर की सहायता से मड़ाई करें। अनाज तथा भूसे को सुरक्षित स्थान पर रखें। मड़ाई के बाद अनाज को पक्के फर्श पर इतना सुखाएं कि दानों में 12% से अधिक नमी न हो। भली भांति सूखने के बाद अनाज को ठंडा करने के बाद भंडारित करें। जिन कृषक भाइयों के पास टिश्यू कल्चर द्वारा या पॉली बैग तकनीक द्वारा विकसित गन्ने की नर्सरी तैयार हो, वे ऐसे मौसम में जौ या गेहूं की फसल के बाद खाली खेतों में गन्ने की रोपाई इस सप्ताह कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस विधि द्वारा पौध की रोपाई के समय पर कम मात्रा में नत्रजन का प्रयोग करें। नौलख फसल की कटाई के बाद पेड़ी की फसल में से अतिरिक्त पत्तियों को निकाल दें तथा पंक्तियों में खाली रह गई जगह में अर्थात गैप फिलिंग के लिए गन्ने की बुआई करें। गन्ने की पहली बोई फसल यदि 1.5 माह की हो गई हो तब 50 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच छिटक कर संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर सिंचाई कर दें तथा ओट आने पर गुड़ाई करें। तापमान बढ़ने से नौलख गन्ने की फसल में सूट बोरर अर्थात अगोला बेधक कीटों का प्रकोप हो सकता है, अतः कीटों के लक्षण दिखाई देते ही जैविक विधि द्वारा नियंत्रण हेतु ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी के 8 से 10 ट्राइकोविट कार्ड अर्थात 20 से 25 हजार अंडे प्रति एकड़ की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 5 बार प्रयोग करें। रासायनिक विधि द्वारा इन कीटों का प्रभावी नियंत्रण करने हेतु पहले खेत की अतिरिक्त पत्तियों को खेत से बाहर निकाल दें, सिंचाई कर खेत में पानी भर दें तथा बाद में खेत में ओट आने पर 10 किलोग्राम फ्यूराडान कीटनाशी प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच में छिटक कर कुदाल द्वारा अथवा कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई कर दें। संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर लोबिया, मूंग एवं उड़द की खड़ी फसलों में सिंचाई करें। पहले बोई इन फसलों में निराई कर घने पौधों को निकालें। जिन कृषक भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वे खाली खेतों में हरी खाद हेतु ढैंचा, सनई आदि की बुआई करें। लीची के वृक्षों पर फल लगभग मटर के आकार के हो गए हैं, अतः फलों के गिरने से रोकने हेतु नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन के 40 ग्राम सक्रिय तत्व का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम एवं लीची की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु थालों में सिंचाई कर बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। प्याज की फसल में अच्छी गांठों के बनने एवं उचित वृद्धि हेतु इस सप्ताह के तापमान अनुकूल रहेंगे, अतः किसान भाई प्याज की फसल में सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें तथा यूरिया का हल्का बुरकाव करें।
फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें तथा गुड़ाई करते समय सावधानी बरतें जिससे कि गांठ में घाव न लगने पाए। टमाटर की पहले रोपी फसल 1 माह की होने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें तथा यूरिया का हल्का बुरकाव कर हल्की सिंचाई करें। ऐसे मौसम में बैगन एवं राजमा की फसलों में फल वेधक तथा भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप हो सकता है। अतः यदि फसलों में इन कीटों का प्रकोप 5% से अधिक दिखाई दे तब किसान भाई फसल सुरक्षा हेतु सेविन दवा का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करें। परवल की फसल में पलवार जैसे कि गन्ने की पत्तियां बिछा दें। ऐसा करने से परवल के फल खराब नहीं होंगे तथा मृदा नमी भी संरक्षित रहेगी। संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर खेतों में खड़ी इस मौसम की सब्जी की सभी फसलों में कम नमी की दशा में सिंचाई करें। लहसुन की समय से बोई फसल यदि पीली पड़ रही हो तथा गांठों का विकास पूर्ण हो गया हो तब सिंचाई तुरंत बंद कर दें तथा कुदाल से खुदाई कर सफाई करें तथा छायादार जगह में सुखाकर छोटे छोटे पुलंदे बनाकर दीवार से लटका दें। दूध देने वाले पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन हेतु हरा चारा एवं रातिब संतुलित मात्रा में दें। दिन में 3 बार स्वच्छ पानी पिलाएं। भैंस को 1 बार नहलाएं। सभी पशुओं को तेज धूप से बचाएं। छायादार स्थान पर बांधें। जिन किसान भाइयों की गाय और भैंस का दूध सूखने वाला हो वे उनको पूर्ण रूप से दूध सुखाने से पूर्व भविष्य में थनैली बीमारी से बचाने हेतु दूध निकालकर निकटतम पशु चिकित्सक की सलाह से चारों थनों में एंटीबायोटिक दवा के इंजेक्शन चढ़वाएं एवं बैठने के स्थान की नियमित सफाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अंबरनगर बलरामपुर से इम्तियाज अली ने। आपने गर्मी के मौसम में ब्रॉयलर मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही मुर्गी और मुर्गी पालक भाइयों के लिए बहुत परेशानी का सबब पैदा हो जाता है। अधिक गर्मी होने से मुर्गियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसा है कि अगर मुर्गीशाला के बाहर का तापमान अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक हीट स्ट्रोक की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस अवस्था में मुर्गियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण मुर्गियों में कई समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि मुर्गियों का शारीरिक तापमान अन्य पशुओं की अपेक्षा में अधिक होता है। यदि मुर्गियों में गर्मी के दुष्प्रभाव की बात करें तो अधिक गर्मी के कारण मुर्गियां खाना कम खाती हैं। मीट के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों की वृद्धि दर में कमी आती है। अंडों का कम उत्पादन होता है। प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। मादा मुर्गियों में बांझपन की समस्या आने लगती है। कमजोर चूजों का पैदा होना, मृत्यु दर का बढ़ जाना, लू लगना, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाना आदि समस्याएं देखी जाती हैं। इसीलिए मुर्गियों की देखरेख कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी आवास व्यवस्था। आवास में जो है प्रति मुर्गी 3 वर्ग मीटर जगह का होना बहुत आवश्यक है। 3 वर्ग मीटर प्रति मुर्गी अगर जगह मिले तो वो पर्याप्त रहता है। रोशनी की व्यवस्था है जहाँ तक, तो सुबह के टाइम में जो है वो थोड़ा उनको रोशनी देना चाहिए जिस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। बाद में अगर नमी बढ़ जाती है तो उनका टाट का और जो छत की अगर खिड़की के पर्दे हैं वो सब हटा के पंखा चला देना चाहिए, जिससे कि हवा और रोशनी का आवागमन जो है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। बिछावन की भी व्यवस्था इस मौसम में अच्छी होनी चाहिए। बिछावन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना बिछावन होने से फिर बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। और बिछावन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। बिछावन के लिए मूंगफली के छिलके तथा लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। और लीटर को हमेशा पलटते रहना चाहिए। लीटर को पलटते रहने से क्या होता है कि वो सूखा और फ्रेश बना रहता है। इससे बीमारी की आशंका खत्म हो जाती है। गर्मी के प्रकोप से मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से सस्ते और सरल तरीके अपनाएं जिससे उनको मुर्गी पालन से अधिक लाभ हो सके, तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
और जहाँ तक पानी की बात है तो गर्मी का मौसम है तो पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा जो है मुर्गी को साफ स्वच्छ ठंडा जल जो है उपलब्ध कराते रहना चाहिए। पानी का क्लोरीनेशन जरूरी है। क्लोरीनेशन के लिए जो है प्लास्टिक का, मिट्टी का या एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के समय में पानी में जो है ग्लूकोज या विटामिन मिला सकते हैं। लू से बचने के लिए इलेक्ट्रोलाइट भी मिलाना चाहिए। गर्मी के दिनों में मुर्गियां खाना कम कर देती हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब उनको देना चाहिए। गर्मी के समय में अंडे का छिलका जो है वो पतला हो जाता है, तो उससे राहत के लिए मुर्गी को कैल्शियम उपलब्ध कराना चाहिए। कैल्शियम के लिए ऑस्टो कैल्शियम जो है वो तरल रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा मार्बल चिप्स या ऑयस्टर सेल्स जो है इनसे भी कैल्शियम की आपूर्ति की जा सकती है। गर्मी के मौसम में उनको गीला आहार भी दे सकते हैं। गीला आहार के लिए बरसीन थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। और इस मौसम में मूंगफली का खल्ली और मछली का चूरा ये सब चीज जो है थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं। गर्मी के समय मुर्गियों में कई बीमारियां भी आ जाती हैं, जिनकी उचित रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन बीमारी से अपनी मुर्गियों को किस तरह बचाएं, आइए जानते हैं। गर्मी के मौसम में इनके स्वास्थ्य का भी विशेष देखभाल करना पड़ता है। बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी ये सब का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अंतः परजीवी के लिए क्या है कि डिवर्मिंग करना चाहिए। डिवर्मिंग की दवा आती है वो पिलाते रहना चाहिए। और बाह्य परजीवी के लिए राख में गैमेक्सिन या लिंडेन ये मिलाकर और उसके पंखे पर उल्टी दिशा में लगाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बाह्य परजीवी की जो है वो सुरक्षा हो जाती है बाह्य परजीवी से। इसके अलावा फाउल पॉक्स, रानीखेत, चेचक इन सब के लिए टीकाकरण अवश्य करवाते रहना चाहिए, जिससे कि इन सब बीमारियों से उनका बचाव हो सके। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूल बनने की अवस्था पर नींबू के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीचों पर नियंत्रण। गेहूं की अच्छी और सुरक्षित उपज के लिए कटाई और कटाई उपरांत प्रबंधन पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।